नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 12 अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र के सभी चैप्टरों में से देखेंगे किस अध्याय में कितने नंबर का पूछा जाना है। दूसरा, हम सभी अध्याय में से जहाँ से भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी 4 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले क्लियर था कि इन अध्यायों में से 4 नंबर के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो किसी भी अध्याय में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ष जैसे इसमें 4 नंबर का पूछा जाना है, तो इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वो 4 नंबर की ओटी भी पूछ सकते हैं आपसे, और 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन कोई 4 नंबर का बनने लायक है तो वो 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं, किनको आपको तैयार करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक रहना है ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। ठीक है, पहला अध्याय देखते हैं हम, व्यष्टि अर्थशास्त्र में परिचय। और परिचय में आपका 4 नंबर का पूछा जाना है। ठीक है, पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं किस में से कितने नंबर का पूछना है। ठीक है, दूसरा अध्याय आता है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। ये आपका 15 नंबर का है और महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा तरीका से। ठीक है, तीसरे नंबर का है उत्पादन तथा लागत, 10 नंबर का पूछा जाता है ना। चौथा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाना है। और पांचवा है बाजार संतुलन, जो आपका 6 नंबर का पूछा जाना है। और फिर आपका आता है समष्टि अर्थशास्त्र परिचय, इसमें 2 नंबर का आना है, उसमें 4 नंबर का था बेस्टी में। ठीक है, अब आता है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, तो इसमें 8 नंबर का पूछा जाना है। और मुद्रा और बैंकिंग 6 नंबर का पूछा जाना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आय और रोजगार का निर्धारण, ये आपका 12 नंबर का पूछा जाता है। और फिर पांचवा है आपका सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, तो ये आपका 6 नंबर का पूछा जाना है। और खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र, ये आपका 6 नंबर का पूछा जाना है। टोटल मिला के हमारे 80 नंबर होते हैं। 80 नंबर का हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल के थ्रू मिलेंगे। ओके, तो ये हमारा टोटल 100 नंबर का पूर्णांक बनता है। अब हम चलते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चनों की ओर। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं इसमें 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपको कवर करवाऊंगा, तो चलिए बिना देर के वहां पर पहुंचते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 4 नंबर वाला, एक वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। यह है किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए, या यहाँ 4 नंबर पूछे जाएंगे, 4 कारक लिखिए। मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों को समझाइए। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार जब पूछा जाएगा तो आप इसको पूरी तरीके से याद कर लोगे। देखिए, या आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आंसर आप अपनी सीरीज में से कर लेना। ये मेरे पास परीक्षा अध्ययन है, तो आपके पास अगर है तो आप टिक लगा लीजिए, पेज नंबर 57 पर देख लीजिए। ठीक है, पाठ का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसमें से जो क्वेश्चन है, मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व, तो पहला वस्तु की प्रकृति, उपभोक्ता की आय, धन का वितरण, जनसंख्या में परिवर्तन, ऋतु में परिवर्तन, भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना। अगला क्वेश्चन है, अगला जो 4 नंबर में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, मांग वक्र एवं मांग का नियम क्या है लिखिए, या मांग के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए, संक्षिप्त में कीजिए। देखिए, 23 में और 22 में लगातार आया है, तो इस बार इसके चांस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर वाला, मांग के नियम के अपवाद लिखिए, है ना। तो ये अच्छा, मांग के नियम के अपवाद की जगह पर सीमाएं भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी देख लीजिए, ये हेडिंग बनेगी, आपको याद कर लेना है। वैसे आपके पास परीक्षा अध्ययन है, तो पेज नंबर 60 पर आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, ये आप पूरा आंसर देख लेना। ठीक है, यहाँ तक है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांग की लोच को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। ठीक है, या इस प्रकार से आ सकता है, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए।
जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके से आप इसका आंसर कर लोगे। पहली हेडिंग इसका वस्तु की प्रकृति, दूसरा वस्तुओं के क्रेता का वर्ग, स्थापन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, वस्तु का मूल्य, है ना। और बाकी इधर इसका आंसर दे रखा है, तो देखिए इधर दे रखा है समाज में धन के वितरण का स्वरूप और संयुक्त मांग। इस तरीके से आप इसको कवर कर लोगे। इसमें से दो अंतर भी पूछे जाते हैं जिनकी बहुत संभावना है, स्थापन और पूरक वस्तुओं में अंतर, और नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में अंतर। तो ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति हास नियम की क्रियाशीलता के कारण स्पष्ट कीजिए। ये आपका पेज नंबर 74 पर है, ध्यान रखना पेज नंबर 74 पर है। तो आप इसको देख सकते हैं, परीक्षा अध्ययन में क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है, इसको आप याद कर लेना। अगला 4 नंबर में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर लिखिए, ठीक है। तो अगर आपके पास वैसा अंतर लिखा है तो आप उसको करके आना, इसमें इस तरीके से दिया है तो आप कहीं और से कर लेना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षिप्त में लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप याद कर लेना, जैसे अभी हो आपके पास याद कर लेना। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेना ध्यान से, आपके पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार वाले पार्ट का क्वेश्चन है, पेज नंबर आपका मिल जाएगा 96-97 पर। देखिए इसकी हेडिंग दे रखी है पूरी, क्रेताओं और विक्रेताओं का अधिक संख्या में होना, एक रूप वस्तु, है ना, फर्मों को स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन, बाजार का पूर्ण ज्ञान, क्रेताओं तथा विक्रेताओं में पूर्ण गतिशीलता। ये हेडिंग आपको लिखनी होगी। एक क्वेश्चन और है पूर्ति के प्रकार स्पष्ट कीजिए। जो पूर्ति होती है बाजार पूर्ति, अल्पकालीन पूर्ति, दीर्घकालीन पूर्ति और सामूहिक पूर्ति और संयुक्त पूर्ति। ओके। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए। तो देखिए वस्तु की पूर्ति को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, वस्तु विशेष की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमतें, उत्पादन के साधनों की कीमतें, कर नीति और तकनीकी ज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है 4 नंबर में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, ठीक है। अब ये देखिए कहाँ पर दिया है, तो पेज नंबर 121 पर समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। अब आप कहोगे इसमें से तो सिर्फ 2 नंबर का पूछा जाना है तो कैसे आएगा, तो इसलिए आएगा क्योंकि देखिए आपको पता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो परिचय है वो 4 नंबर का पूछा जाना है और समष्टि का 2 नंबर का, टोटल मिला के दोनों का परिचय आपका होता है 6 नंबर का। और उनमें से वो इसका 2 नंबर और उसका 2 नंबर, यानी कि व्यष्टि का 2 नंबर और समष्टि का 2 नंबर मिला के 4 नंबर में आपसे अंतर पूछा जा सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना, क्योंकि इसके बहुत चांस है इस बार, क्योंकि इस बार जो एग्जामिनर है वो पैटर्न बदलेगा पेपर का, तो आपको पूरी तरीके से तैयारी के साथ जाना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय पूंजी में अंतर। देखिए दोस्तों ये पेज नंबर आपके 133 पर है और इसको आप अच्छे से देख लेना, इस बाहर इसके आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। मैंने पहले ही कह रखा है कि आपको उस पर नहीं जाना है कि जो पहले से पूछा जा रहा है वही पूछा जाएगा, नहीं, इस बार पैटर्न चेंज होगा, तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर, ठीक है। एक और आता है राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय संपदा में अंतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना, पूछने लायक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाएगा, ध्यान रखना, भारत में राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारणों को समझाइए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, राष्ट्रीय आय में मतलब वृद्धि जो क्यों नहीं हो रही है, अच्छी वृद्धि क्यों नहीं हो रही, तो जनसंख्या वृद्धि इसके कारण है, ठीक है। ये पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लेना अपनी सीरीज में से। दूसरा है कृषि उत्पादन की अनिश्चितता, कुशल श्रमिकों का अभाव, पिछड़ी तकनीक, बचत एवं निवेश की निम्न दर और विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का अभाव। ये सारी बातें हैं जिससे हमारी जो राष्ट्रीय आय है वो धीमी पड़ रही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, या केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है, कोई 4 कारण लिखिए। तो आपको इस तरीके से इनको याद कर लेना है, पेज नंबर 150 पर आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर। तो ये 4 अंतर दे रखे हैं, इनको आप कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और है इसी में, एक अच्छी प्रश्नावली
एक अच्छी मुद्रा पदार्थ के गुणों का वर्णन कीजिए। तो इसके 4 वो गुण हैं, देखिए ध्यान से। पहला तो है टिकाऊपन, दूसरा मितव्ययता, तीसरा वहनीयता, सामान्य स्वीकृति और मूल्य स्थायित्व। ठीक है, इनको आपको याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर। इसको तो आप रट के जाना, पूछा जाएगा, ये देख लेना बाद में आप। और अगला क्वेश्चन है इसी पार्ट का, बैंक दर और रेपो रेट में अंतर। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं थोड़ा इसका बता देता हूँ। जो बैंक है ना, देखिए बैंक दर क्या होती है। जब बैंक आरबीआई से पैसे लेता है तो उसको बैंक जो उसको ब्याज देता है, जो बैंक कोई भी बैंक आरबीआई को ब्याज देता है उसको बैंक दर कहते हैं। और रेपो दर जो आरबीआई से जो आरबीआई पैसा लेता है बैंकों से और बैंकों को जो रेट देता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। ठीक है, तो इसका साधारण सा अंतर था, अब बाकी आप पढ़ लेना। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मुद्रा के कार। मुद्रा के 4 कार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो मुद्रा के जो कार दे रखे हैं, ध्यान से पढ़ लेना है इनको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 4 नंबर में बिल्कुल पूछा जाएगा। आप पूरा इनको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बैंक संबंधी कार्यों का वर्णन कीजिए, या भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद कर लेना। पेज नंबर आपका है 161 पर। अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर। दोस्तों ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पेज नंबर आपके 190 पर है, ध्यान रहे। और देखिए जे इसका 4 पॉइंट दे रखे, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। अच्छा, बजट का अर्थ एवं इसके 4 उद्देश्य बताइए। बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए, आएगा जी। बजट का अर्थ एवं इसके 4 उद्देश्य, बजट क्यों बनाया जाता है, बजट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, बजट के प्रकार, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप बजट के प्रकार देख लीजिए। संतुलित बजट होता है, ठीक है, बैलेंस बजट। असंतुलित बजट यानी कि अनबैलेंस बजट, घाटे का बजट, आधिक्य का बजट, सामान्य बजट, ठीक है, पूंजीगत बजट और अंतरिम बजट, ये बजट के प्रकार हैं। इस प्रकार के बजट पेश किए जाते हैं भारतीय सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के बजट में दर्शाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के घाटों को स्पष्ट कीजिए। ये आपके सामने आंसर दे रखा है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, एक और अगला क्वेश्चन है पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में अंतर। इसको भी अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है बजट निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई 4 बिंदु आपसे पूछे जाएंगे, देख लीजिए। 4 बिंदु आपके इस तरीके से, बजट की तैयारी, बजट पेश करना, सामान्य बहस, मतदान, मतदान आयोग मदें, मतदान योग मदें, ठीक है, इस तरीके से आपका बजट का जो प्रोसेस होता है। ओके, एक क्वेश्चन और है केंद्र सरकार के व्ययों की कोई 6 मदें समझाइए। तो ये 6 मदें आपके सामने हैं। 6 मदें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, आपसे 4 मदें पूछी जाएंगी 4 नंबर में क्वेश्चन में, तो आप इस तरीके से याद कर लेना। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर याद कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आप 5 पॉइंट याद कर लेना। और इसका एक क्वेश्चन है और है भुगतान संतुलन में असंतुलन ठीक करने के अमौद्रिक उपायों की विवेचना कीजिए। तो जी आपके अमौद्रिक उपाय हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से पूछा जाता है। और इसमें मैं 2 क्वेश्चन आपको और बता दूं, कभी कभी पूछा जाता है आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। बाकी मैंने आपको सभी 4 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए हैं, टिक करवा दिए हैं। अब आप इनको अच्छे से याद कर लेना, लिख कर देख लेना, तैयार कर लेना, ताकि आपका एक भी 4 नंबर वाला क्वेश्चन ना छूटे। मैं कोशिश करूँगा आने वाले जल्दी से जल्दी कुछ ही दिनों में 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दूं। इससे आपकी परीक्षा की तैयारी और बेहतर तरीके से हो जाए। उम्मीद करूँगा नेक्स्ट वीडियो मेरी जब तक आएगी, जब तक आप इनको याद कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।